सोचिए, ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह के बारे में जहां फिजिक्स के जाने पहचाने नियम काम करना बंद कर देते हैं, जहां वक्त मानो थम सा जाता है और जहां से रोशनी तक बचकर नहीं निकल सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की, जो हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक हैं। चलिए, इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। और ये रही वो तस्वीर जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। दशकों तक ब्लैक होल सिर्फ थ्योरी थे, कागजों पर मौजूद कल्पनाएं थीं। लेकिन इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से ली गई ये तस्वीर ये पहला पक्का सबूत है कि ये ब्रह्मांडीय दैत्य सच में मौजूद है। ये वो पल था जब हमने अदृश्य को देख लिया था। लेकिन एक मिनट, अगर ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं, तो फिर उसकी तस्वीर ली कैसे गई? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है ना? ये किसी कॉस्मिक जासूसी कहानी से कम नहीं है और हम सब मिलकर इसके सुरागों को जोड़ने वाले हैं ताकि इस राज को खोला जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कमाल की तस्वीर के राज को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें हम असल में देख क्या रहे हैं। तो जो ये हम देख रहे हैं ना, ये असल में ब्लैक होल खुद नहीं है। ये जो बीच का काला हिस्सा है, ये है उसकी परछाई, मतलब वो जगह जहां से रोशनी लौट ही नहीं सकती। और ये चमकीला छल्ला, ये है सुपर हॉट गैस और धूल जो ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रही है, और उसकी रोशनी ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से मुड़ गई है, बिल्कुल एक लेंस की तरह। मतलब हम एक ऐसी चीज को देख रहे हैं जो अदृश्य है, सिर्फ उसके असर से जो वो अपने आसपास डाल रहा है। कमाल है ना? और ये तस्वीर हमें सीधे ब्लैक होल के दिल तक ले जाती है। मतलब कि ये गुरुत्वाकर्षण की, ग्रेविटी की आखिरी और सबसे जबरदस्त जीत है। सोचिए, हर ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री है, एक अदृश्य बाउंड्री। इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये एक ऐसे झरने का किनारा है जहां से गिरने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इससे बचने के लिए आपको लाइट की स्पीड से भी तेज जाना होगा, जो कि हम जानते हैं नामुमकिन है। और बस यही वो बाउंड्री है जो ब्लैक होल को ब्लैक बनाती है। तो फिर इस इवेंट होराइजन के पार क्या है? एक ऐसा रहस्य जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक पूरे के पूरे तारे को एक एटम से भी छोटी सी जगह में दबा दिया गया हो। यहाँ पहुंचकर स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिजिक्स के हमारे सारे नियम यहाँ आकर फेल हो जाते हैं। ये वाकई एक ऐसा पल है जिसका कोई कल नहीं है। तो सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं? ये ब्रह्मांड के दैत्य आते कहाँ से हैं? इनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े तारे की मौत से। एक ऐसा तारा जो हमारे सूरज से कई कई गुना बड़ा हो। जब इसका सारा फ्यूल जल जाता है ना, तो ग्रेविटी की जबरदस्त ताकत हावी हो जाती है और फिर वो तारा अपने ही वजन के नीचे पिचक जाता है और बस एक ब्लैक होल का जन्म होता है। इस ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जरा न्यूट्रॉन स्टार के बारे में सोचिए। ये वो चीज़ है जो ब्लैक होल बनने से ठीक पहले की स्टेज होती है। इसकी सतह पर ग्रेविटी पृथ्वी से 100 अरब गुना ज्यादा होती है। 100 अरब गुना। और ब्लैक होल, वो तो इससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन सवाल फिर वही, ग्रेविटी इतनी ताकतवर हो कैसे सकती है? इसके जवाब के लिए हमें चलना होगा 20वीं सदी के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक के पास, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने ग्रेविटी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। देखिए, हम सब ने न्यूटन और सेब वाली कहानी सुनी है, राइट? न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक फोर्स है, एक खिंचाव है। लेकिन आइंस्टीन आए और उन्होंने कहा, नहीं, ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं। ये तो स्पेस और टाइम के फैब्रिक में, उसके ताने बाने में आया हुआ एक झुकाव है, एक मोड़ है जो भारी चीजों की वजह से बनता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक रबर की शीट है, एकदम तनी हुई। अब इसके बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रख दें, क्या होगा? शीट बीच में से झुक जाएगी, है ना? अब अगर आप एक कंचा उसके पास से गुजारें तो वो सीधा जाने के बजाय उस झुकाव के साथ साथ घूमने लगेगा। आइंस्टीन ने कहा कि प्लैनेट सूरज के चारों तरफ बिल्कुल ऐसे ही घूमते हैं, वो तो बस स्पेस टाइम में बने उस झुकाव को फॉलो कर रहे हैं। और आइंस्टाइन के ये आइडियाज इतने अजीब थे उस वक्त के लिए कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इन्हें मानने को तैयार नहीं थे। मशहूर एस्ट्रोनॉमर आर्थर एडिंगटन ने तो ये तक कह दिया था कि कुदरत का कोई तो नियम होना चाहिए जो एक तारे को इतने अजीब तरीके से बर्ताव करने से रोके। लेकिन
जैसा कि आज हम जानते हैं, कुदरत के पास ऐसा कोई नियम नहीं था। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अगर हम इन्हें देख नहीं सकते तो फिर ढूंढते कैसे हैं? सबूत क्या है? चलिए, अब चलते हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज पर। ब्लैक होल को ढूंढने की कहानी भी बड़ी लंबी है। 1967 में पल्सर की खोज एक बहुत बड़ा कदम था, पर असली गेम चेंजर मोमेंट आया 2015 में, जब लाइगो ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार 2 ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा हुई गुरुत्वाकर्षण तरंगों को महसूस किया। ये स्पेस टाइम में पैदा हुई लहरें थीं, और इस खोज ने हमें ब्रह्मांड को सुनने का एक बिल्कुल नया तरीका दे दिया। और सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव्स ही नहीं, हमारे पास और भी सबूत हैं। एस्ट्रोनॉमर्स देखते हैं कि कैसे तारे एक अनदेखी चीज का चक्कर बहुत तेजी से लगा रहे हैं। वो उन जबरदस्त एक्सरेज को मापते हैं जो ब्लैक होल में गिरते हुए मैटर से निकलती हैं, और वो उन पावरफुल जेट्स को भी देखते हैं जो ब्लैक होल के पोल से निकल रहे होते हैं। ये सारे सुराग एक ही मुजरिम की तरफ इशारा करते हैं, ब्लैक होल। तो हमने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन ब्लैक होल के रहस्य अभी खत्म कहाँ हुए हैं? बल्कि अब हम विज्ञान की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां सवाल जवाबों से ज्यादा हैं। और सबसे बड़े रहस्यों में से एक आता है महान स्टीफन हॉकिंग की तरफ से। उनका कहना था कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। जी हाँ, क्वांटम फिजिक्स के अजीबोगरीब नियमों की वजह से वो बहुत बहुत धीरे धीरे एनर्जी लीक करते हैं। इसे ही हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि खरबों खरबों साल बाद ये पूरी तरह से भाप बनकर उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो आइंस्टाइन की थियोरी और क्वांटम फिजिक्स को एक साथ लाने की कोशिश करता है, जो आज साइंस की सबसे बड़ी पहेली है। तो आखिर में ब्लैक होल सिर्फ हर चीज का अंत नहीं है, वो एक नई शुरुआत भी है, खोज की नई सीमाओं का प्रतीक। वो हमें मजबूर करते हैं कि हम फिजिक्स के अपने सबसे बुनियादी नियमों पर फिर से सवाल करें। तो सवाल ये रह जाता है, क्या ब्लैक होल वो जगह है जहां आकर सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर ये एक बिल्कुल नए और गहरे ब्रह्मांड को समझने की चाबी है? ये वो सवाल है जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को प्रेरित करता रहेगा।